नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से विचरण विश्लेषण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। विचरण विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। आप अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखिए। सबसे पहले विचरण विश्लेषण। विचरण विश्लेषण इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा चैप्टर हम आपको बताएंगे। इसमें आपको मुख्य रूप में इसका जो टॉपिक होता है लेबर एंड मटेरियल वेरिएंस, सामग्री एवं श्रम का विचरण। हिंदी में कहते हैं सामग्री एवं श्रम का विचरण। ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर के शुरुआती पहलू हैं। आपको ध्यान देना है इसकी मीनिंग क्या होती है। इसका आशय क्या होता है। आप ध्यान देंगे, कहा गया है स्टैंडर्ड लेवल एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो अंतर होता है, स्टैंडर्ड लेवल एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो अंतर होता है, जो डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रमाप स्तर। इसको कहते हैं शुद्ध परफॉर्मेंस, वास्तविक या शुद्ध निष्पादन। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से, एकदम टॉपिक वाइज। जो स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल परफॉर्मेंस का अंतर होता है उसे विचरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे विचरण कहा जाता है। उसे निष्पादन कहा जाता है। उसे विचरण यानी कि वेरिएंस कहा जाता है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ध्यान देना है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, अपने आप से एक स्तर निर्धारित कर लेते हैं, अपने आप से एक स्तर स्थापित कर लेते हैं। उस स्तर में उसके बाद जब हमारा परफॉर्मेंस होता है, जब हमारा एक्चुअल में निष्पादन होता है, एक्चुअल में हमारा कार्य होता है, तो उसका जो डिफरेंट होता है उसे कहा जाता है वेरिएंस, मतलब होता है विचरण। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे हमने या आपने निर्धारित किया कि मैनेजमेंट या अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन में 80 नंबर लेकर आएंगे ना, 80 नंबर लेकर आएंगे। तो इस 80 नंबर में कितना आप पाते हैं, कम पाते हैं कि ज़्यादा पाते हैं, इसी के अंतर को परफॉर्मेंस कहते हैं। इसी के अंतर्गत को वेरिएंस कहते हैं, विचरण कहते हैं। अब आपको
आगे बताना चाहते हैं, कहा गया है वेरिएंस जो होता है यह कार्य कुशलता मापने का यंत्र है। जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस से कार्य कुशलता, वर्क परफॉर्मेंस, किसी भी मैनेजमेंट की कार्यकुशलता के बारे में अगर किसी भी संस्थान हो, कोई मैनेजमेंट हो, कोई कंपनी हो, मैनेजमेंट की कार्यकुशलता मापने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? वेरिएंस का यूज करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है आगे हम क्या कहना चाहते हैं। जो वेरिएंस होता है उसमें जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उसमें 3 क्रियाएं होती हैं। उसमें 3 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस लिख लीजिएगा, हमें लिखने नहीं पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस पहला होता है। हिंदी में कहेंगे विचरणों की गणना, विचरणों की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस होता है। इसमें विचरणों को गिना जाता है, यानी कि विचरणों की गणना की जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस में क्या होता है? विचरणों की गणना की जाती है, वेरिएंस मालूम किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, उससे हम आपको आगे बता रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लेना है आपको। और जो इसमें होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो कंप्यूटेशन किया जाता है, विचरण, मटेरियल का विचरण कितना है, लेबर का विचरण कितना है, यानी कि वेरिएंस कितना है, ओवरहेड का वेरिएंस कितना है, ये मालूम किया जाता है। आपको आगे ध्यान देना है। दूसरा कहा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ द, सेकंड लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द causes ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? विचरणों के कारण का निर्धारण, विचरण के कारण का निर्धारण। जो वेरिएंस के कारण है, विचरण के कारण है, उसका मतलब भाई देखो, विचरण कम हुआ, वेरिएंस हमारा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो क्या कारण पता लगाया जाता है। ठीक है, कारण पता लगाया जाता है। ठीक है, हमारे वेरिएंस पर्याप्त हैं कि नहीं हैं, तमाम चीज़ें मिलेंगी, आपको आगे बताया जाएगा। ये सब आप समझिए बस। भाई जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, मैनेजरियल फॉर डिसीजन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मान लीजिए 80 नंबर मैंने स्टैंडर्ड रखा, तो 80 से कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, कौन सा वेरिएंस है, क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे आपको बताना चाहते हैं, तीसरा नंबर आपको हेडिंग लिखना है इसी में आगे, डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस। थर्ड नंबर डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस, विचरणों का निपटारा, निपटारा हिंदी में कहते हैं विचरणों का निपटारा। निपटारा का मतलब क्या होता है? इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा वेरिएंस कंट्रोल, नियंत्रण योग्य है। किसमें? मान लीजिए कॉस्ट ज़्यादा लग जाए,
रिपोर्ट तैयार की जाती है इसमें। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे, क्लास को देखेंगे, वेरिएंस में कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा, लाभ हानि कुछ भी हो सकता है, और बाद में उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी ना, उसे कहेंगे निपटारा। डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। आपको आगे बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। आपको आगे हेडिंग डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। विचरण के विचरणों का वर्गीकरण। का वर्गीकरण। हेडिंग लिखना है, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। विचरणों का वर्गीकरण। विचरणों का वर्गीकरण। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, पहला लिखना है ऑन फंक्शन बेसिस। कार्यात्मक, कार्यात्मक मतलब फंक्शन। आधार ए होता है, कार्यात्मक आधार। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट वेरिएंस, मतलब कार्य के आधार पे बोला है। पहला आपको लिखना है कॉस्ट वेरिएंस, लागत विचरण। कॉस्ट वेरिएंस, आपको पता है कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, समझिए। कॉस्ट वेरिएंस का सीधा सीधा मतलब होता है जो कोई वस्तु बनाई जाती है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें एक्चुअल लेवल और स्टैंडर्ड लेवल, जो मैंने आपको क्या बताया इसके पहले, एक्चुअल मतलब वास्तविक, वास्तविक लेवल स्तर, और स्टैंडर्ड लेवल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक या प्रमाप स्तर का जो अंतर होता है वही होता है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कॉस्ट पढ़े होंगे और सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो कॉस्ट में क्या क्या आता है। कोई सी वस्तु को बनाना है तो मुख्य तौर पर पहले आता है मटेरियल, सामग्री। बी आता है सामग्री के बाद लेबर, श्रम। सी आता है ओवरहेड, उपरिव्यय। और उपरिव्यय के अंदर दो आते हैं, ओवरहेड के अंदर फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। फिर आता है फिक्स ओवरहेड। फिक्स वेरिएबल को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील।
इसको क्या कहते हैं? अस्थाई। ध्यान दीजिएगा, कार्यात्मक आधार पर, फंक्शन बेसिस पर एक्चुअल लेवल और स्टैंडर्ड लेवल का जो आपस में अंतर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल और एक्चुअल लेवल का जो अंतर होता है, वैसे स्टैंडर्ड पहले होता है, जिसको मैंने पहले बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं उससे, वही होता है कॉस्ट में। आपको पता है, जानते हैं आप, किसी भी वस्तु को बनाना है तो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा। ओवरहेड क्या होता है? एक ओवरहेड ऐसा होता है जो वेरिएबल होता है, जैसे कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम खर्चा होगा। वेरिएबल का मतलब जैसे आपके पास मान लीजिए मोटरसाइकिल है, कम चलाओगे तो कम तेल लगेगा, ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा लगेगा। अस्थाई का मतलब जैसे लाइसेंस शुल्क होता है, रोड टैक्स होता है, और ज़्यादा मतलब कि चाहे कम चलाओ चाहे ज़्यादा चलाओ। जैसे बिजली होती है, बिजली का बिल क्या होता है? वेरिएबल होगा है, कम चलाओगे तो कम लगेगा, ज़्यादा चलाओगे ज़्यादा लगेगा। फिक्स का मतलब चाहे कम चलाओ चाहे ज़्यादा चलाओ, होता है फिक्स। तो ये होता है आपका ओवरहेड। कार्यात्मक आधार पे ये सब चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। और आपको बताना चाहते हैं लागत के बाद क्या होता है। दूसरा, इसी में दूसरा आपको लिखना है, दूसरा लिखना है विक्रय। विक्रय विचरण। विक्रय का मतलब सेलिंग वेरिएंस। विक्रय विचरण में क्या होता है? कहा गया है मतलब कि विक्रय का जो बजट स्तर है और जो वास्तविक स्तर है। देखो भाई, हम अनुमान लगाते हैं हमारा गुड्स, हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस कितने की बिकेगी ना। तो आपको लिखना है स्टैंडर्ड सेलिंग माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग माइनस एक्चुअल सेलिंग। इसे क्या बोलेंगे? सेलिंग वेरिएंस बोला जाता है। स्टैंडर्ड मतलब जितना मानक में रखा गया और जितना एक्चुअल में हुआ उसे कहते हैं, इसको वेरिएंस, सेलिंग वेरिएंस कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग क्वांटिटी आता है, इसमें आता है भैया सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में सेल कर रहे हैं, यही सब चीज़ें इसमें आती हैं विक्रय विचरण के अंतर्गत। इसको लिख लीजिए, आगे आपको और टॉपिक बता रहे हैं। आपको आगे ध्यान देना है ऑन रिजल्ट बेसिस। इसमें ऑन कैसा है? दूसरा नंबर, रिजल्ट बेसिस। बेसिस परिणामों के आधार पर, परिणामों के आधार पर। परिणाम का क्या होता है? इसमें होता है एक फेवर में परिणाम हो सकता है, एक बिना फेवर के हो सकता है। पहला लिखिए फेवो रेबल। वेरिएंस अनुकूल। एक होता है अनरेबल। प्रतिकूल। ये है आपके सामने, दो स्टेप बनते हैं। कहा गया है एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया पढ़ाई के संबंध में मार्क पाने के लिए,
वो एग्जाम्पल यहाँ पर वैसे ही मैंने बता दिया। एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इस मार्कर का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। अगर वो वस्तु मैंने माना है 8 रुपये में बनेगी और मान लीजिए 7 में बन गई तो हमारे फेवर में होगा, क्योंकि कॉस्ट कम लगेगी। मतलब जितना माना था उससे कम कॉस्ट लगेगी, उसे फेवरेबल कहते हैं, फेवर में कहते हैं। उसके कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होती है। देखो भैया, अगर हमने माना है 8 रुपया लगेगा बनाने में और लग गया 9 रुपया तो हमारे फेवर में थोड़ी ना होगा, हमारा नुकसान होगा। हम इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, फेवर में तब होता है जितना माना गया है उससे कम कॉस्ट लगे, और फेवर में मतलब प्रतिकूल तब होता है जितना माना गया उससे ज़्यादा कॉस्ट लगे। यानी कि एक तरह से फ़ायदा होता है, एक तरह से घाटा होता है। अगला आपको दिखना है 3rd नंबर, ऑन मेजरमेंट बेसिस। ऑन मेजरमेंट बेसिस, मापन के आधार पर। मापन के आधार पर, मापन के आधार में आपको ध्यान देना है। पहला नंबर एब्सोल्यूट वेरिएंस। अगला होता है रिलेटिव वेरिएंस, निरपेक्ष अगला होता है सापेक्ष। कह रहे हैं जब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट की मौद्रिक रीति के आधार पर विचरण निकाले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉस्ट होगी जब मौद्रिक मतलब मनी के रूप में निकाला जाए, रुपए के रूप में निकाला जाए, तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के रूप में जब निकाला जाए तो उसे कहते हैं निरपेक्ष एब्सोल्यूट। और जब कह रहे हैं परसेंट के रूप में निकाला जाए तो उसे बोलते हैं सापेक्ष, रिलेटिव। समझिए, जैसे परसेंटेज में कोई चीज़ व्यक्त की जाएगी, इसे जो बोलना हो मनी में बोल दीजिए, मनी में निकाल लीजिए, तो उसे बोलते हैं निरपेक्ष। 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, जो भी हो, ठीक है। परसेंट में जब किया जाएगा तो सापेक्ष हो जाएगा। उसके बाद है चौथा, कंट्रोलिंग बेसिस। ऑन कंट्रोलिंग बेसिस, नियंत्रण के आधार पर। कंट्रोलिंग बेसिस पहला होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल मतलब होता है नियंत्रण, विचरण। जब होता है अनकंट्रोलेबल, वेरिएंस, तो इसको बोलते हैं अनियंत्रणीय। अनियंत्रण मान लीजिए, अनियंत्रणीय, नियंत्रण सभी की है। आपको इसमें ध्यान देना है, ऐसे वेरिएंस जिन्हें मैनेजर जो होते हैं कोई कदम उठा लें, कोई अपना निर्णय डिसीजन ले लें, जिन्हें रोक सके,
जिसे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट को कम कर सके, उसे कंट्रोल कह सकते हैं। कोई डिसीजन ले लिया जाता है कभी, जैसे मटेरियल ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कुछ ज़्यादा डिफेक्टिव हो जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्या होता है, जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई सामान हमें बनाना है तो उसमें मटेरियल तो लगाना पड़ेगा, लेबर तो लगाना ही पड़ेगा, जिसे अनकंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा चौथा, पांचवा, ऑन द बेसिस नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब कि प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पे बेसिक वेरिएंस, दूसरा है इसमें सब वेरिएंस। बेसिक का मतलब होता है मूल और सब का मतलब होता है उपविचरण। मूल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसे कहेंगे मूल, ठीक है। श्रमिक वगैरह मूल होते हैं। उप क्या होता है, गैर मौद्रिक घटक जो होते हैं, उसे जिसे जो मुद्रा में व्यक्त किया जाए उसे कहते हैं मूल, जो मुद्रा में ना व्यक्त किया जाए उसे कहते हैं गैर मूल, सब वेरिएंस। इसको आप लिख लीजिए, एक एक टॉपिक को समझ लेंगे, बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा। जो थ्योरी होगी, जो न्यूमेरिकल होगा, पूरा आगे मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।